टाइमिंग्स ईद के बाद भी यही रहेंगी या इस पर दोबारा आप लोग गौर फिक्र करेंगे कि टाइमिंग्स को 5 बजे तक वापस लेके आना है या 10 बजे तक ही रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो पहलू हैं इसमें। एक तो आपने अभी बात की है रिगार्डिंग के टाइमिंग जो बढ़ाई गई है, क्या वो ईद तक की है या ईद के बाद तक की है। आज कैबिनेट की सब कमेटी ऑन कोरोना का आज इजलास हुआ, जिसमें जो सब कमेटी मिनिस्टर्स पे, चीफ सेक्रेटरी पे, आईजी पे, होम सेक्रेटरी पे और हेल्थ सेक्रेटरी साहिबान पे और वगैरह वगैरह तमाम पे जो बनी है, उसने बड़ी डिटेल के साथ ये तमाम मामलात को देखा और उसके अंदर फिर इस सोचो विचार के बाद ये फैसला किया गया कि जो टाइमिंग है उसको रात 10 बजे तक कर दिया जाए। वजह उसकी ये थी कि बाजारों के अंदर रश है, शहरों के अंदर कुछ मामलात इस तरह के हैं कि लोग जो है वो सुबह देर से उठते हैं। जब देर से उठते हैं तो 11, 12, 1 बजे तक वो वैसे ही उठते हैं। 2, 3 बजे के करीब वो बाजारों में जाते हैं तो एकदम सारे चले जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एक तनख्वाह का पहलू ये है कि अब इन दिनों में क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सरकारी सेक्टर के अंदर जो है वो सैलरी जो है वो थोड़ी सी आती है, तो लोगों की कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए जो खरीदारी का अमल है उसको कर सके। तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जुमा हफ्ता इतवार को भी जो इजाजत दी गई, क्या ये सिर्फ ईद की वजह से दी गई या बाद में ईद के बाद भी इन 3 दिनों में कारोबार करने की ऐसे इजाजत होगी? नहीं, ईद के बाद नहीं खुले रहेंगे। ये ईद तक की कंसेशन है। ईद के बाद नई एसओपीज बनेगी, मामलात को देखेंगे। जो आपकी अभी इन्फेक्शन की ट्राजेक्टरी है उसको चेक करेंगे कि जो केसेस हैं वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर उस लिहाज से चीज़ों की इजाज़त दी जाएगी। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जब वो हमें कोई इस बारे में फीड देते हैं, तो उस फीड को मद्देनजर रखते हुए हम गाइडलाइन इशू करते हैं। ईद के आप लोगों का, हम सबको वैसे ये भूल जाना चाहिए कि एसओपीज पर जो है ना वो अमल हो रहा है। आप लिबर्टी मार्केट देख लें, इचरा देख लें, अनारकली देख लें, यहाँ पर तो आम दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है, तो ईद के ये दिन और ख़ास करके जब इतने दिनों के बाद बाजार खुले तो बहुत ज़्यादा रश होगा। तो किस तरीके से आप लोग इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इन मार्केट्स में, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज पर अमल हो रहा है? कैसे आप लोग ये करेंगे? देखें, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आप जहन में रखें कि अगर तो आप एज ए एंकर पर्सन और मैं एज ए पॉलिटिशियन ये बात जहन में बैठा लें कि एसओपीज का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने करना है और इसके ऊपर किसी और ने इसका साथ नहीं देना। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी कोरोना वबा के साथ जो लड़ाई और जंग लड़ी जा रही है वो अवाम के तावन के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमतें हमेशा जो एडवाइजरी होती है, हेल्थ एडवाइजरी, प्रिकॉशनरी मेजर्स, एसओपीज, वो जारी करती हैं। हमने जारी भी की। जिन जिन ट्रेड के साथ हमने बैठना था उनके साथ हम बैठे भी। तमाम ट्रेडर के साथ उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप मेहरबानी करके, कोई इतनी मुश्किल एसओपीज नहीं है। आज मैं अपने एक मॉडल बाजार, सहूलत बाजार जो गवर्नमेंट पंजाब का है, उसमें गया हुआ था जो टाउन के अंदर। वहाँ पे बाहर मेन पे मास्क भी रखे हुए थे, ग्लव्स भी रखे हुए थे, सैनिटाइजर भी रखा हुआ था। बच्चों को डिस्करेज कर रहे थे, जो बड़े थे उनको, जिसने मास्क नहीं घर से पहन के आया उसको मास्क भी ऑफर कर रहे थे। वो इतनी बड़ी कोई कॉस्ट नहीं है। एक मार्केट के अंदर 4-5 हजार 10,000 दुकानों वाली भी हमारी मार्केट है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ में आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, पहले आप लोग कह रहे थे कि हर बस में एक सीट के साथ एक सीट खाली होगी, लेकिन अब आप लोगों ने इजाज़त दी है कि तमाम सीटों पर जो है ना मुसाफिर बैठेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ये कह रही है, उनका ये फैसला है कि मोटरवे पर जो ट्रांसपोर्ट चलेगी वहाँ एक सीट के साथ दूसरी सीट जो है ना वो खाली होगी। तो आप लोगों ने ये फैसला क्यों किया कि तमाम सीटों पर जो है ना मुसाफिर बैठेंगे? आप भी तो इन एसओपीज पर अमल करवा सकते थे। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, हमने कोई भी इस तरह के कभी भी एसओपी जारी नहीं किए जिसके अंदर हमने ये कहा हो कि एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठे। इस तरह की जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो बातें जरूर हो रही थी। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी कि किस तरह से अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है मुसाफिरों को, एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है लोगों को, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट को लिया तो उसके अंदर ये बातें डिस्कस हुई थी और हमने ये तय किया था
फिर उसके बाद जो SOPs जारी हुए हैं, उन SOPs में हमने कहा कि अपनी बस को, जो बस जा रही है उसको प्रॉपर डिसइंफेक्शन करेंगे, उसकी सफाई सुथराई का ध्यान रखेंगे, जो वहाँ पे ड्राइवर है वो मास्क पहनेगा, कंडक्टर भी मास्क पहनेगा, क्लीनर भी मास्क पहनेगा, सीटों को और पूरी बस को बेहतर अंदाज में डिसइंफेक्शन किया जाएगा। अब देखें, एक फैमिली से अगर 4, 5, 6, 10 अफराद घर से निकलते हैं और बस अड्डा पे जाते हैं, बस में बैठते हैं और उन्होंने दूसरे शहर में जाना है, तो घर से तो वो इकट्ठे आए हैं, तो फिर आप एक सीट छोड़ के एक सीट उनको बैठा दें, तो वो तो कोई मेरा ख्याल है उसमें कोई जवाज नहीं रहता, लॉजिक नहीं रह जाती। लिहाजा हमने ये कहा कि आप मास्क पहने। एक बात। दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मोटरवे के ऊपर SOPs वो NCOC मीटिंग के अंदर जारी हुए कि उनको किया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट की जो की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि अच्छा हम मोटरवे साहब, एक और बात, ईद की नमाज के लिए क्या इस बार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुली जगहों पर इज्तिमात करवाए जाएं? 2 दिन पहले मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को अपने प्रोग्राम में लिया हुआ था, उन्होंने भी ये बात की, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बार खुली जगहों पर ईद के जो इज्तिमात हैं वो होने चाहिए, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। ज़ाहिर है जो मसाजिद होती है एक मखसूस जगह होती है और ख़ासतौर पर ईद पर सबकी कोशिश होती है कि मसाजिद में जाकर नमाज ईद अदा की जाए, जो मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए होना चाहिए कि डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो होनी चाहिए। क्या कॉन्शियसली आप लोग ये कोशिश करें कि इस बार ईद के जो इज्तिमात है वो खुले मैदानों में, खुली जगहों पर करवाए जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि शुरू से जो इज्तिमात ईद नमाज के बारे में होते रहे हैं वो हमेशा खुली जगहों पर होते रहे हैं। जी नहीं, हर पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह इसकी। ये जिन लोगों को लगाया जाता है वो लोग जिनकी सांस में तकलीफ नई शुरू हुई हो, पिछले 24-48 घंटे में जिनको मसला शुरू हुआ हो, उनको लगाने से आप उनको हालत मज़ीद बिगड़ने से रोक सकते हैं, इससे वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। जो अभी तक इब्तदाई जो हमने आदाद-ओ-शुमार हुकूमत के साथ शेयर किए हैं उसके मुताबिक 80% से ज़्यादा मरीज़ों में इसने वेंटिलेटर की ज़रूरत को रोक दिया है। अच्छा। और लोग रिकवर हो गए, स्टेबल हो गए और घरों को जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे याद रखिएगा, वेंटिलेटर इस कोविड-19 का हल नहीं है। पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे जब डाल दिया जाता है ऐसे मरीजों को तो 80 से 90% अफराद वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकते और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहाई डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 80 से 90% मॉर्टेलिटी है। तो अगर हमने प्लाज्मा दे के लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत से बचा लिया तो बुनियादी तौर पे आपने लोगों की जानें बचा ली और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगले 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान घरों को चले जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत ने जो टेली हेल्थ पोर्टल का आगाज़ किया है, कितना अच्छा इकदाम है कोरोना से निपटने के लिए? आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिछले सिंध में तो और लाहौर में तो ये तकरीबन डेढ़ महीने से चल रहा है। इन लोगों ने इनफरादी तौर पे किया है और अब ये इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की जो इनिशिएटिव है बेहद अहम इनिशिएटिव है और ये अब आगे की जो कोरोना के साथ की ज़िंदगी जो है उसमें ये गैजेट्स जो हैं ये काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपील करूँगा उन तमाम सेहतयाब हुए वे कोरोना के मरीजों से कि प्लीज़ आगे आएँ और अपने बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। इस वक्त हमें रोज़ाना के हिसाब से कम भी 50 लोगों के प्लाज्मा की रोज़ की ज़रूरत है। अच्छा। और इस 2 या 3 या 4 अफराद अपना प्लाज्मा डोनेट। डॉक्टर साहब, रिकॉर्ड तो हुकूमत रख रही है ना, जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस वगैरह वो तो सब हुकूमत के पास है, या आप समझ रहे हैं कि लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको डोनेट करने से? जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। इसको गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी प्लाज्मा कलेक्शन ड्राइव को। हुकूमत को इस बात में किसी किस्म की कोई रेगुलेशन, किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि जो लोग आइसोलेशन सेंटर से सेहतयाब होकर जा रहे हैं, घरों को भेजे जा रहे हैं, उनको इस बात को परसुएट किया जाए, काउंसिल किया जाए और उनको इस बात का पाबंद किया जाए अगर मुमकिन हो कि वो वापस आएँ 2 हफ्ते के बाद और आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम इनफरादी तौर पे लोगों से राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे हैं। कोई रमज़ान की बात करते हैं कि रमज़ानों में हम अभी रोज़े से हैं, हम नहीं दे सकते, तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के दिनों से ये प्लाज्मा की कलेक्शन बड़े पैमाने पर शुरू की जा सकती है। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
वीडियो में खातून हजारा मोटरवे चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ न सिर्फ बदतमीजी कर रही है बल्कि नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए निहायत दीदा दलेरी से कानून तोड़ती हुई अपनी गाड़ी वहां से भगाती हुई ले जाती है। क्यों हर आदमी ये समझता है कि अगर किसी ताकतवर शख्स से इसका रिश्ता ना हो, इसका लेना देना नहीं होगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस मुल्क में इसकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी? ये क्यों तासुर है हमारे मुल्क में? कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, फिर भले ही वो कोई अफसर हो, वडेरा हो, कोई आम आदमी हो, कोई आम मजदूर हो। कानून सबके लिए बराबर होगा तो ही लोग जो है वो इंसानियत को और इंसानियत के तकाज़ों को भी समझेंगे, तो ही हमें इंसानियत जो है वो बराबरी के लेवल पर एक जो है ना वो नज़र आएगी। कोई किसी पर जुल्म करता हुआ, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा।